हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का स्टेजिंग। क्यों हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ करते हैं? क्यों सिंगल स्टेज से मल्टी स्टेज की तरफ हम लोग गया? क्या-क्या उसका एडवांटेजेस है? क्या-क्या उसका डिसएडवांटेजेस है? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेन टॉपिक में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग से मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, फिर हम लोग मेन टॉपिक में जाएँगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन? मल्टी स्टेज कंप्रेशन हमको क्यों करना पड़ा? व्हाई इंटरकूलर इज़ यूज्ड इन बिटवीन एनी टू स्टेज? जैसे एक स्टेज से आपका डिस्चार्ज निकला, दूसरा स्टेज का सक्शन जाने से पहले हम लोग एक इंटरकूलर लगाते हैं। उसका पर्पस क्या है? अगर मान लीजिए आपका इनिशियल प्रेशर P1 है और फाइनल प्रेशर P3 है, एक टू स्टेज मशीन है, इंटरमीडिएट प्रेशर P2 है, तो P2 इन तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, वो हम लोग जानेंगे। इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसा 2 स्टेज यूज किया, 3 स्टेज यूज किया, 4 स्टेज, ऐसा इनफाइनाइट वे में हम लोग स्टेजिंग बढ़ा सकते हैं क्या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? तो स्टेजिंग बढ़ाने से तो मेरा जो कंप्रेसर का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, वो हम लोग आज सीखेंगे। व्हाई नॉकआउट पॉट इज इंस्टॉल्ड आफ्टर कूलर? जैसे एक स्टेज से डिस्चार्ज निकला, कूलर गया, कूलर के बाद हम लोग एक नॉकआउट पॉट उसमें इंस्टॉल करते हैं। उस पर्टिकुलर नॉकआउट पॉट का क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, वो सीखेंगे हम लोग। ये तीनों प्रोसेस के बारे में बोला है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक। ये तीनों प्रोसेस ही हम लोग कोई गैस को लो प्रेशर से हाई प्रेशर कंप्रेशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन ये तीनों प्रोसेस में से मिनिमम वर्क डन कौन सा प्रोसेस में होता है, वो हम लोग सीखेंगे। इधर तीनों कार्व आपको ग्रीन, ब्लू एंड रेड, इसमें से कौन सा आइसोथर्मल कार्व है, कौन सा आपका एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कार्व है, और कौन सा आपका पॉलीट्रोपिक कार्व है, वो हम लोग जानेंगे। अगर ये टॉपिक में आपको लग रहा है जो ये प्रोसेस हमको तो भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, और अच्छा है, हम लोग आज अच्छी तरह से उस प्रोसेस को सीखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये मल्टी स्टेज क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी डिजाइन इंजीनियर का पहला काम यही है, कंप्रेसर को एफिशिएंट मशीन बनाना, एफिशिएंट कंप्रेसर बनाना। एफिशिएंट कंप्रेसर मींस एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा। कैसे एफिशिएंसी ज्यादा होगा? व्हाट इज एफिशिएंसी? आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट ऑफ कंप्रेसर इज फिक्स्ड। कितना प्रेशर में गैस इनलेट होगा, कितना प्रेशर में उसको डिलीवरी देना है और कितना वॉल्यूम हैंडल करना है, वो तो फिक्स्ड हो चुका है। उसमें हम लोग ज्यादा ऑल्टरेशन कर नहीं सकते। किसमें कर सकते हैं? इनपुट में। इनपुट पावर जो डिमांड कर रहा है कोई एक मशीन, उसका इनपुट पावर डिमांड हम लोग कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, वो ये गुड डिजाइन इंजीनियर का एम है। ये इस मशीन में क्या मैकेनिज्म हम लगाए, क्या थ्योरी हम इसमें लगाए जिससे इसका इनपुट पावर कम हो। तो इनपुट पावर कम करने के लिए आपको पहले क्या जानना पड़ेगा? इनपुट पावर कैलकुलेशन जानना पड़ेगा। कोई भी इनपुट पावर कंप्रेसर को जानने के लिए हमको कहां से कैलकुलेट करते हैं? पीवी डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज पीवी डायग्राम? प्रेशर एंड वॉल्यूम का एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पावर को कैलकुलेट करते हैं, जो उस पर्टिकुलर मशीन, उस पर्टिकुलर प्रोसेस चलाने के लिए कितना पावर हमारा ड्रॉ कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर मशीन। तो पीवी डायग्राम अभी हम लोग सीखेंगे और उसी के थ्रू ही हम लोग पावर निकालेंगे, और पावर से हमको ये पता चल जाएगा जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन में क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो चलिए पीवी डायग्राम को अभी देखते हैं। पीवी डायग्राम के लिए जो हमारा वाई एक्सिस है, उसमें हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं।
ए मान लीजिए आपका इनलेट प्रेशर कंडीशन, दैट इज एक कोई भी एक फिगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज 3 kg ले लेते हैं। 3 बार में मेरा कंप्रेसर में सक्शन हुआ और इस गैस को 12 बार प्रेशर तक लेके चलना है, 12 बार, राइट। और इतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का पॉइंट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया मेरा हैंडल करेगा कंप्रेसर। तो यहां से लेके 12 बार तक पहुंचाने के लिए हमको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कार्ब समथिंग लाइक दिस, एक कार्ब जनरेट होगा, राइट। एक कार्ब यहां से गैस को कंप्रेस करके 12 kg तक, 12 बार तक पहुंचा दिया। बट ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक, एडियाबेटिक। तो ये जो यहां से 12 kg तक, 12 बार तक पहुंचाने के लिए जो कार्ब है, जो प्रोसेस गया, ये प्रोसेस हम लोग कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं। ये आइसोथर्मल हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसके बाद कौन सा है? एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक हम लोग ले सकते हैं, पीवी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और क्या ले सकते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पीवी टू दी पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। व्हाट इज वर्क डन? मान लीजिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक एक प्रोसेस चला। इस प्रोसेस जो चला, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया अंडर द कार्व इज योर वर्क डन। ये पर्टिकुलर कार्व कितना एरिया आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वो उतना वर्क डन हो गया। तो बाय एनी मीन्स एरिया को अगर हम लोग कम कर पाए, दैट मीन्स एक कार्व को अगर इसी तरफ स्लोपिंग दे पाए, तो मेरा वर्क डन कम होगा। जितना इस साइड में आएंगे उतना वर्क डन ज्यादा होगा। देखिए, एक प्रोसेस हुआ, सेकेंड प्रोसेस 1 to 2 डैश, थर्ड प्रोसेस 1 to 2 डबल डैश हुआ। मान लीजिए तीनों प्रोसेस आपको दिखा रहा है। तो इसमें से आइसोथर्मल कौन सा होगा? हम लोग पढ़े थे आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे मिनिमम वर्क डन वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमम वर्क लगता है। तो मिनिमम वर्क डन वाला प्रोसेस है, तो इसमें से कौन सा कर्व आइसोथर्मल होगा? ऑब्वियसली जो कर्व इस तरफ झुका है, तो ये अगर पॉइंट नंबर 1 है तो ये कर्व नंबर 1 हो गया, और ए मानते हैं इसको ए है। तो मेरा ए कर्व है ए, तो ए कर्व इज योर आइसोथर्मल। उसके बाद आएगा आपका पॉलीट्रोपिक, ए हो जाएगा बी, और एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक हो जाएगा सी। बी और सी में से कौन सा होगा डिपेंड करेगा आपका एन वैल्यू के ऊपर। अगर एन वैल्यू मोर देन 1.4 है तो बी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन तीनों कर्व में से कोई भी कर्व में आप प्रोसेस को दौड़ा सकते हैं 1 to 2, दैट मीन्स 3 kg से 12 kg तक आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोसेस चूज कर सकते हैं। बट इफ यू आर ए गुड डिजाइन इंजीनियर, कौन सा प्रोसेस लेंगे? ऑब्वियसली जो प्रोसेस में मेरा मिनिमम वर्क डन हो रहा है, किस में हो रहा है? वो हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस ए। बट जब आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग सीखे थे, तब ये भी सीखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। दैट मीन्स उस प्रोसेस में डेल्टा टी 0 रखना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल टेम्परेचर डिफरेंस उसमें आना नहीं चाहिए। तो स्लो प्रोसेस मीन्स एक गैस को कंप्रेशन में डाला, वो 2 दिन बाद आके आपको देखना पड़ेगा गैस कंप्रेशन हुआ है क्या, 3 kg 12 kg में पहुंचा क्या। इतना स्लो चलने से तो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका कैंसल आउट हो गया। तो कोई भी मशीन को आप आइसोथर्मल प्रोसेस में चला नहीं सकते, मतलब एज ए डिजाइन इंजीनियर आइसोथर्मल में उस मशीन को आइडियली आप डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है। तो अभी आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, आइदर पॉलीट्रोपिक नहीं तो एडियाबेटिक। आपका जो प्रोसेस गैस है उसमें एन ऑलवेज 1.4 होगा, दैट इज गामा वैल्यू में जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी मोटा मोटा रूल्ड आउट हो गया। अगर कर पाएंगे तो उसमें जाएगा, नहीं तो आपको पॉलीट्रोपिक में जाना पड़ेगा। तो
अल्टीमेटली आपने जो बी कार्व है इस कार्व के थ्रू ही प्रोसेस को कंप्रेस करेंगे, राइट। तो इससे लेने से क्या हुआ, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क, देखिए ये जो एरिया है ये अमाउंट ऑफ वर्क आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क जा रहा है, इस वर्क को सेव करने के लिए हमको स्टेजिंग में जाना पड़ता है। व्हाट इज स्टेजिंग? हम लोग प्रोसेस को 1 to 2 days डायरेक्ट लेके नहीं जाके बीच में कहीं इसको रोक देंगे, इधर रोक दिया, रोकने के बाद इसको फिर कांस्टेंट प्रेशर में कूल किया। कहां तक कूल किया? इनिशियल कंडीशन तक कूल किया, मतलब टारगेट था मेरा आइसोथर्मल, जैसे ही मेरा आइसोथर्मल में टच किया वहां रुक गया, क्योंकि मेरा बैक ऑफ द माइंड में ऑलवेज चल रहा है जो कैसे मैं मशीन को ऐसा डिजाइन करूं जो आइसोथर्मल के आसपास में चले, उससे क्या होगा, मेरा वर्क डन मिनिमम होगा। तो आइसोथर्मल के पास आया, फिर यहां से आपने टू ट्रिपल डैश तक इसको कंप्रेस किया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यही हुआ आपका इतना अमाउंट ऑफ वर्क आपने सेव कर लिया थ्रू स्टेजिंग। ये कितना स्टेज का मशीन हो गया? 2 स्टेज का मशीन हो गया। तो पहले 1 2, तो फिर से हम लोग प्रोसेस को देख लेते हैं, 1 2 2 तक गया, 2 to 3 3 to 4 3 to 4 तक हम लोग प्रोसेस को लेके चला। इससे क्या हुआ, मेरा इतना अमाउंट ऑफ वर्क सेव हो गया, इतना अमाउंट ऑफ वर्क सेव हो गया। तो ये हो गया आपका 2 स्टेज मशीन। और ये जो कूलिंग किया, एक कूलिंग आपका कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग किया। तो अगर डायग्राम वाइज हम लोग देखेंगे, चलिए अभी देख लेते हैं स्टेजिंग का डायग्राम। उस डायग्राम में कहां से गैस किस किस इक्विपमेंट से जाके फर्स्ट स्टेज से घुस के सेकेंड स्टेज से निकाल हुए हम देखेंगे। तो एक 2 स्टेज कंप्रेसर का डायग्राम है। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज में आपका सिलेंडर डायमीटर बड़ा होगा, सेकेंड स्टेज में गैस वॉल्यूम कम होने का कारण उसको डायमीटर छोटा हो। फर्स्ट स्टेज में गैस घुसने से पहले एक नॉकआउट ड्राम के थ्रू हम लोग लेके आता है गैस। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि कंप्रेसर जो डिजाइन होता है वो लिक्विड हैंडलिंग के लिए नहीं है। एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, उसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर गैस को कंप्रेस कर पाया तो कंप्रेस करके गैस को डिलीवरी में जा रहा है। लेकिन लिक्विड है आपका इनकंप्रेसिबल इन नेचर, तो लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इतना वॉल्यूम होगा, वो क्लियरेंस वॉल्यूम से ज्यादा अगर लिक्विड आ गया तो पिस्टन आगे आया, हेड और पिस्टन के बीच में जितना क्लियरेंस वॉल्यूम है उससे ज्यादा अगर लिक्विड का वॉल्यूम है तो आइदर आपका सिलेंडर रप्चर होगा, नहीं तो आपका पिस्टन रप्चर हो जाएंगे। वही जो सिनेरियो आ रहा है, वो सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए लिक्विड कंप्रेसर में जाना नहीं चाहिए। तो लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट आउट करें, वो सेपरेट आउट करने के लिए हमको नॉकआउट पॉट लेके आना पड़ा। ये है आपका नॉकआउट पॉट, कोई कोई इसको नॉकआउट ड्राम भी बोलते हैं, नॉकआउट ड्राम, नॉकआउट ड्राम। बेसिकली नॉकआउट ड्राम क्या है, उसमें एक डेमिस्टर पैड लगा रहता है, दैट इज नथिंग बट ए वेयर मेश। वेयर मेश से क्या होगा, इधर मान लीजिए आपका लिक्विड भी आ रहा है और मान लीजिए आपका गैस भी आ रहा है, तो लिक्विड इस वेयर मेश में जाके धक्का खाएगा, इधर टकरा के वो नीचे गिर जाएगा लिक्विड, और गैस कैन कम आउट थ्रू दिस डेमिस्टर पैड। डेमिस्टर पैड से खाली गैस ही ऊपर जा पाएगा, लिक्विड जा नहीं पाएगा। तो यू कैन से डेमिस्टर पैड इज ए बैरियर फॉर योर लिक्विड, तो लिक्विड को रोक देगा। तो ओनली प्योर ड्राई जो गैस है वो गैस कैन कम आउट थ्रू दिस डेमिस्टर पैड, वो आके आपका कंप्रेसर में आया, कंप्रेसर में आया, इधर भाल्व में घुसा, फिर कंप्रेशन में एज पर कंप्रेशन मैकेनिज्म वो कंप्रेस किया,
अगर वो जानकारी आपको चाहिए तो कंप्रेसर का वीडियो आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा। तो कंप्रेसर में कंप्रेस होने के बाद वो गैस मेरा आउटलेट हुआ, आउटलेट आया कहां पर, एनआरबी पे, नॉन रिटर्न वाल्व, जो कंप्रेसर में बैक होने के लिए रोकता है। एनआरबी के थ्रू जाके वो आगे कूलर में गया। एक कूलर का दरकार क्यों पड़ा, क्योंकि हमको इंटरमीडिएट प्रेशर में जहां रोका उसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर में कूलिंग किए, वो है कूलर। ये आपका कूलिंग वाटर इनलेट और कूलिंग वाटर आउटलेट लाइन, कूलिंग वाटर का, इसमें गैस घुसा, ठंडा हुआ। तो ठंडा होने के बाद देखिए फिर एक नॉकआउट पॉट आ गया, दोबारा एक नॉकआउट पॉट हम लोग इधर लेके आया, फिर एक नॉकआउट पॉट। एक बार लगाया था, दोबारा क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर गैस को अगर आप कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो देयर इज ए हाई चांस ऑफ कंडेंसेशन, लिक्विड बनने का प्रोबेबिलिटी है। तो लिक्विड बनने का प्रोबेबिलिटी है मींस लिक्विड बन सकता है। अगर लिक्विड बना, सेम लिक्विड मेरा सेकंड स्टेज में घुसेगा, तो सेकंड स्टेज में भी लिक्विड जाना नहीं चाहिए, सेम स्टोरी होगा। इसीलिए इधर लिक्विड को भी सेपरेट करना है, इसीलिए सेकेंड नॉकआउट पॉट को इधर लेके आना पड़ा। तो नॉकआउट पॉट के बाद मेरा कंप्रेसर में घुसेगा, फिर कंप्रेसर में घुसने के बाद ये फाइनल डिस्चार्ज मेरा चला जाएगा। इधर भी एक एनआरबी रहेंगे, एनआरबी के बाद जहां सिस्टम में रिक्वायरमेंट है उधर जाएगा। इधर भी अगर आपको सिस्टम में ड्राई गैस चाहिए तो यहां पर भी एक आफ्टर कूलर और नॉकआउट पॉट आप यूज कर सकते हैं। इधर पे एक कूलर डालेंगे जो गैस को ठंडा करेगा, क्योंकि कंप्रेस होने के बाद गैस गर्म होते हैं, और गैस को ठंडा करने के बाद फिर एक नॉकआउट पॉट, नॉकआउट पॉट से फिर फाइनल डिस्चार्ज आप जहां चाहिए उस डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते हैं। तो इस डायग्राम से हम लोगों को ये पता चला कि नॉकआउट पॉट क्यों यूज करते हैं, नॉकआउट पॉट का पर्पस क्या है, और सेकेंड स्टेज मतलब टू स्टेज कंप्रेशन में एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट देखने के लिए मिलता है, वो हम लोगों को अभी जानकारी में आया। तो अभी हम लोग शुरू में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसका आंसर देंगे। एक तो पहले हम लोग बोल रहे थे कौन सा प्रोसेस में मेरा मिनिमम वर्क डन होता है, वो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा सबसे मिनिमम वर्क डिमांड है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, जो अगर मल्टी स्टेज कंप्रेसर टू स्टेज अगर है, जैसे ये टू स्टेज मशीन है, ये अगर P1 प्रेशर में इधर इनलेट हो रहा है, P2 में आउटलेट जा रहा है, यही P2 आके अगर इधर सेकेंड स्टेज में एंट्री हो रहा है और P3 में डिस्चार्ज हो रहा है, तो P1 इक्वल्स टू इधर 3 kg था और P3 मेरा 12 kg था। तो इंटरमीडिएट प्रेशर P2 कितना होगा, उसका फॉर्मूला है P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P1 इंटू P3। इस केस में क्या होगा, 3 इंटू 12, इसको रूट करेंगे तो 6 kg आएगा। दैट मीन्स P2 मेरा हो जाएगा 6 kg। तो 3 kg से 6 kg निकलेगा, फिर 6 kg सेकेंड स्टेज में जाके अल्टीमेट 12 kg निकलेगा। ये फॉर्मूला P2 इक्वल्स टू P1 इंटू P3 कहां से आया, उसको देखने के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन को से कैसे हम लोग ये P2 तक पहुंच रहा है वो जानेंगे। दूसरा क्या था, जो आपका नॉकआउट पॉट यूज हो रहा है। देखिए इधर नॉकआउट पॉट लिक्विड सेपरेट के लिए, सेम नॉकआउट पॉट इधर लिक्विड सेपरेट करने के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो कूलर हम लोग डाला, कूलर डालने से गैस क्या हुआ, ठंडा हुआ। देयर इज ए हाई चांस आपका जो हाई प्रेशर गैस को अगर कूल डाउन करेंगे तो कॉन्डेंसेट बन सकता है। तो कॉन्डेंसेशन होने का हाई चांसेस है। तो उस कॉन्डेंसेशन होने के बाद वही कॉन्डेंसेट आपका कंप्रेसर में घुसेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए नॉकआउट पॉट इधर लगाया जाता है। वो नॉकआउट पॉट का काम यही है, जो लिक्विड और गैस यहां से दोनों जा रहा है तो गैस को जाने देना, लिक्विड को ट्रैप करके रख देना, इसीलिए नॉकआउट पॉट देते हैं। और कूलर क्यों लगा रहा है, कूलर से हम लोग को गैस को एक स्टेज से निकलने के बाद ठंडा कर रहा है, उसे वॉल्यूम भी कम हो रहा है और उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन में लेके जा पा रहा है, आइसोथर्मल के नजदीक में पहुंच पा रहा है, इसीलिए उसको कूल डाउन कर रहा है। और एक क्वेश्चन था, स्टेजिंग से मेरा फायदा हो रहा है, मेरा वर्क डन कम हो रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइट स्टेजिंग अगर हम लोग करें तो वर्क डन सेव होगा क्या, उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए ये मेरा वॉल्यूम था, ये प्रेशर था।
तो इनिशियल कंडीशन 3 kg 12 kg तक पहुंचना था, हम इंटरमीडिएट प्रेशर एक 6 kg लिए थे, ये आइसोथर्मल कार्ब था ओरिजिनली। हम लोग क्या किए, 3 से 6 तक पहुंचे, फिर इसको इंटर स्टेज कूलिंग किए, कूलिंग करने के बाद फिर हम लोग इसको कंप्रेस किया 12 kg तक। अब इसको और 2 स्टेज अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा, इसको हम लोग दूसरा कलर से देख लेते हैं। उससे क्या होगा, फर्स्ट स्टेज तक तो यही प्रोसेस चलेगा, फिर इंटरकूलिंग होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर इंटरस्टेज कूलिंग, फिर कंप्रेशन, फिर इंटरस्टेज कूलिंग, फिर कूलिंग। फोर्थ स्टेज में से हमको क्या मिला, इनिशियली हमको कितना वर्क डन सेव हो रहा था, ग्रीन के थ्रू अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस में हमको इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन सेव हो रहा था। अभी कितना सेव हो रहा है, ग्रीन तो सेव हो ही रहा है, उसके साथ साथ रेड वर्क डन भी सेव हो रहा है। इधर इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन सेव होगा, यहाँ थोड़ा सा सेव होगा, इधर इतना अमाउंट ऑफ वर्क सेव होगा। तो ये जो वर्क रेड कलर के थ्रू जो एरिया कम कर पा रहा है हम लोग फोर्थ स्टेज लगा के, उतना अमाउंट ऑफ वर्क हमने सेव कर पाया, वर्क डन सेव हो गया। डायग्राम से तो इट इज परफेक्टली फाइन, बट इतना वर्क डन के लिए हम लोग क्या किया, इंस्टेड ऑफ 2 स्टेज 4 स्टेज मशीन में इसको कन्वर्ट किया। तो जैसे ही हमने 4 स्टेज मशीन में गया, 4 स्टेज मशीन चलाने के लिए 4 सिलेंडर, 4 पिस्टन रॉड, क्रॉस हेड, क्रैंकशाफ्ट सब 4 हो गया। तो उतना मैकेनिज्म को चलाने के लिए जो मैकेनिकल फोर्स है, जो मैकेनिकल फ्रिक्शन है, उतना ओवरकम करना पड़ेगा। तो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी अभी कम हो गया, तो आपका पावर डिमांड और बढ़ गया। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग रेड एरिया के थ्रू सेव कर रहा है, उससे ज्यादा मेरा पावर डिमांड आ गया, ड्यू टू बिकॉज ऑफ इतना सिलेंडर को हमको ऑपरेट करना पड़ रहा है एक साथ। इसीलिए हम लोग एक स्टेज के बाद ऑप्टिमाइज करता है, इनफाइनाइट स्टेज में हम लोग जा नहीं पाते। और एक क्वेश्चन हम लोग शुरू में पूछे थे कि इस मल्टी स्टेज से हमको क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है, एक तो हमको देखने के लिए मिला पावर रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, दैट मीन्स मशीन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, मशीन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ता है। ठंडा करते हैं हम लोग, कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करने से क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर डिड्यूस्ड हुआ, टेम्परेचर डिड्यूस्ड होने से लुब्रिकेशन और बेटर हो जाएंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर में हम लोग अच्छा लुब्रिकेशन कर सकते हैं। और साइज और प्रेशर को ऑल्टरेशन करके हम लोग मशीन का कैपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बेटर हम लोग मैकेनिकल बैलेंस कर पाएंगे। एक स्टेज रहने से एक ही पिस्टन चलता, एक बड़ा पिस्टन चलाते हैं, उसके बदले में क्या होता है, मेरा फ्लाई व्हील का साइज बहुत बढ़ जाता है। उसके बदले में जैसे ही 2 स्टेज में चला गया, मेरा जो टॉर्क बैलेंस है, मेरा मैकेनिकल बैलेंस उसमें बेटर हो गया, फ्लाई व्हील का साइज भी रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो इतना सारा एडवांटेज आपको मल्टी स्टेज से मिल रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है, जो जैसे ही मल्टी स्टेज में जा रहा है एक्स्ट्रा कूलर एक डालना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एक नॉकआउट पॉट डालना पड़ जा रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम में मैकेनिकल एफिशिएंसी थोड़ा रिड्यूस्ड हो जा रहा है। और सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, इतना सारा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जैसे आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे, सिस्टम का कॉम्प्लिकेसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उम्मीद कर सकता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हद तक मल्टी स्टेज कंप्रेसर का थ्योरी क्लियर हुए। अच्छा, आप वीडियो को एंजॉय किए और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज आपसे इससे मिला। ऐसे ही टेक्निकल नॉलेज थोड़ा इनोवेटिव वे में सीखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।